स्वागत है आपका फर्स्ट ओपिनियन विद डॉक्टर अरुण जोशी के दूसरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन के बारे में, जो इस वर्ष 10 सालों के बाद होने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे कश्मीरी पंडितों के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में। कैसे 1990 के पलायन के बाद उनके लिए पॉलिटिक्स और इलेक्शन का मतलब ही बदल गया था। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे उनके कंसर्न्स रहेंगे, क्या उनकी डिमांड्स रहेंगी और क्या उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। मेरा आपसे आज पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि 1990 के पलायन के बाद जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन रही है पॉलिटिकली, वो किस तरह से इफेक्ट हुई? तेजस्वी, सबसे दुखद बात जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, बाग छोड़ने पड़े, माहौल छोड़ना पड़ा। ये दर्द जो होता है घर छोड़ने का, अपनी मर्जी से नहीं छोड़े उन्होंने। एक सिचुएशन थी, एक डरावनी सिचुएशन थी जिसमें उन्होंने घर छोड़े। सेलेक्ट किलिंग्स हो रही थी, उनको घर इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान का नाम ले रहे थे, हिंदुस्तान के लिए जी रहे थे, हिंदुस्तान के लिए मर रहे थे। तो पहली बात तो ये है कि जो उनका दुख है, जो उनका दर्द है, वो किसी भी लिहाज से आप नाप नहीं सकते हैं। कोई पैमाना नहीं है उनके दुख को नापने का। और कोई भी रिप्रेजेंटेशन कैसी भी रही हो, वो उनके ज़ख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती। दूसरी बात जो आपने पूछी, 1990 के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा। देखिए, एक स्थिति ये थी कि वो घर छोड़कर पलायन करके टेंटों में रह रहे हैं और उनकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये 90 में उस वक़्त वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उनका अपना एक एजेंडा था और कश्मीरी पंडितों की तरफ अगर शुरू से ही ध्यान दिया गया होता तो आज वो स्थिति ना होती जिसमें कश्मीरी पंडित हैं। मामला ये नहीं है कि वो 3.5 लाख थे या 7 लाख थे या उससे कम थे। मसला ये है कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस किया है, गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है, सोसाइटी ने एड्रेस किया है। क्यों उन्हें जम्मू में या दिल्ली में या बाकी जगह पे उनको एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। कहीं पे उन्होंने अपने सरनेम चेंज कर दिए, कहीं पे उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाना शुरू कर दिया। टेंटों में रह के ज़िंदगी क्या होती है वो जानते हैं जी। अभी भी वो कहाँ रह रहे हैं? 1 रूम टेनेमेंट्स में जी। 2 रूम टेनेमेंट्स, जगती टाउनशिप बना दिया। लेकिन क्या वो संतुष्ट हैं? क्या उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन है? क्या उनकी कोई आवाज़ सुन रहा है या उनकी कोई आवाज़ लगाने वाला है? रिप्रेजेंटेशन को अगर आप समझते हैं कि असेंबली में कितने लोग हैं या काउंसिल में कितने लोग थे, मैं उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मानता। और सबसे बड़ी गलती इसमें अगर गवर्नमेंट की है तो दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित लीडर्स की भी है। हर कश्मीरी पंडित अपने आप को लीडर समझता है। उनके पता नहीं कितने ही गुट हैं। कोई बात कर रहा है होमलैंड लेने की, कोई बात कर रहा है वापस जाने की, कोई बात कर रहा है ट्रांजिशन की, कोई पैकेजेस की बात कर रहा है, कोई रिलीफ बढ़ाने की बात कर रहा है। तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और रिप्रेजेंटेशन इंटरकनेक्टेड है, लेकिन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और दूसरी बात जो है कि रिप्रेजेंटेशन नेचुरल होनी चाहिए थी। नॉमिनेट करके 1 या 2 आदमियों को, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने किया है कि
2 कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से लोग लिए जाएंगे, उनको नॉमिनेट कर देते। वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है जी। वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है क्या नहीं है, वो तो कोई पैमाना उस पर नहीं अप्लाई करता। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक किस असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2 लोग नॉमिनेट कर देंगे, 2 लोग कश्मीरी पंडित से नॉमिनेट कर देंगे। 1996 में जब इलेक्शंस हुए थे, यहाँ 2002 में हुए थे, तो इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन उनको काउंसिल में भी दी गई और असेंबली में भी लोग चुन के आए 2002 में। लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ, जिसे पंजाबी में कहते हैं धक्का हुआ, धोखा हुआ है जी। उन्हें प्रॉमिस तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन बात दिया कुछ कहीं दिया कुछ नहीं। रिप्रेजेंटेशन उनको, उनकी आवाज़ को एक्सप्रेस कर दिया। उनकी आवाज़ ये है कि आप रिलीफ ले लो, हम आपकी रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। आप समझ रहे जी बात जी। को? तो अब पहले काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दे देते थे, इलेक्ट कर लेते थे, सिलेक्ट कर लेते थे, अब यहाँ पे असेंबली में होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का भी, उनके लीडर्स का भी दोष है और सरकार का तो है ही। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उससे कश्मीरी पंडित के जो वोटर्स है वो किस तरह से उसको देखते हैं और उनका जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो इस डिसीजन से किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ होगा? देखिए, जहाँ तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का ताल्लुक है, उन्होंने अपने आप को हमेशा हिंदू मेजॉरिटी से अलाइन किया है। जी। चाहे वो जम्मू कश्मीर में रही हो, इसीलिए वो भाग के आए, तो जम्मू में मैक्सिमम लोग जो जम्मू में रहे। और जैसा कि हिंदू मेजॉरिटी जो है आर्टिकल 370 के हटने से खुश है, बहुत खुश है, वैसी एक भावना उनमें भी है। उन्हें लगता है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टीज़ जो हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, उनको बचा नहीं पाई, तो उनको, उनके हाथ से एक हथियार निकल गया। अब कश्मीरी पंडित जो है वो 2 बातों से बाकी जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं या हिंदूज़ के हैं, कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारे नौकरियां चली जाएंगी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़मीनों का, तो कश्मीरी पंडित तो समझते हैं भाई हमारी तो ज़मीन चलेगी, मिलिटेंसी की वजह से पिछले 34-35 साल से उनकी ज़मीनें तो चलेगी जी। या बिक गए या जो भी हुआ, किसी ने कब्ज़ा भी कर लिया, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। कुछ ने बेच दी, कुछ ने नहीं बेची, कुछ इंक्रोच हो गई, कुछ फ्रॉड हो गया उनके साथ, डिस्ट्रेस सेल भी हुई, उसको बंद भी किया गया, लेकिन फिर भी हुई। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो सोचते हैं कि 370 चला गया, 35A चला गया, हमारे लिए तो कोई, हम तो पहले ही बेघर भी थे, हमारी ज़मीनें भी चली गई, हम क्या करें। अब नौकरियों का ताल्लुक है, अब नौकरियों में उनका स्टेक इतना नहीं है, क्योंकि बहुत से कश्मीरी पंडित नौजवान जो हैं, युवतियाँ जो हैं, पिछले 35 सालों में बाहर चले गए, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अच्छे से एडजस्ट किया। और जो यहाँ पे है PM रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पैकेज, 6000 नौकरियाँ उनको मिली जी। तो वो नौकरियाँ मिल गई उनको। हालांकि वो दिक्कत में है, कश्मीर में वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती वहाँ से। तो एक किस्म की वो, जैसे कहा जाए कि बॉन्डेड लेबर भी है, कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आपको यहीं रहना है, तो हालात कुछ भी हों। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने, ओवरऑल सोसाइटी ने लिप सर्विस तो बहुत की, कुछ रिलीफ दे दिया, कुछ रिहेबिलिटेशन के मेजर्स उठाए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है,
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को अपहोल्ड नहीं किया गया। आर्टिकल 370 का जाना साइकोलॉजिकली उनको अच्छा लगा, लेकिन वो तो सब कुछ गवा बैठे हैं। जी तो सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। जी बिल्कुल। ये है उनकी और 370 की कहानी। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और प्रश्न ये रहेगा कि जो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है और या पहले भी सियासती लोगों ने हमेशा कश्मीरी पंडितों से वादा किया उनके रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो इस बारी इलेक्शन में बनेगी वो कोई नई पॉलिसी लाएगी कश्मीरी पंडितों के रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन में? आपको मैं एक बड़ी बात बड़ी फ्रैंकली कहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी थे, होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हालात तब तक समझूंगा कि ठीक नहीं हुए जब तक कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने घरों में जाकर बस ना जाएं, दोबारा बस ना जाएं। वो तो आज तक नहीं हुआ। जी। तो वो तो बीजेपी की बात है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी या कोई और पार्टी कश्मीरी पंडितों को कैसे भरोसा दिला सकती है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं दिला पाई। उन्होंने कहा था आइए, लेकिन आइए कहाँ? वो भी तो एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था ना कि आइए कहाँ? घर तो आपके बिक गए, यहाँ जल गए, यहाँ लूट लिए गए। आपने गांव में जाके हालात नहीं देखे होंगे कि क्या बन गए हैं। वो एक जले हुए घरों का एक नमूना सा बन गया। तो किस रिहैबिलिटेशन? मैं पॉलिसीज़ बनाने को तो बना लेंगे, लेकिन आज 35 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं नाउम्मीद आदमी तो नहीं हूँ, पेसिमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि अगर ये कुछ कर पाएँ। उम्मीद कम है। आज के इस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल लैंडस्केप इस असेंबली इलेक्शन में बदलेगी, उनकी उम्मीदों के बारे में जाना और उनकी डिमांड्स के बारे में समझने की कोशिश की। अगले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स। तब तक के लिए देखते रहिए JK न्यूज़ टुडे।